जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है लगभग 3%, 3.5%। जो लोग स्कूल तक पढ़ चुके हैं उस पर अनएम्प्लॉयमेंट है 15%। और जो लोग ग्रेजुएट्स हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है 29%। इट्स लाइक अ नेशनल वेस्टेज ऑफ टैलेंट। अपने 22, 23, 24 साल की प्राइम यूथ में अगर हम 2-3 साल सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगा देंगे, आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टैलेंट। इट इज एक अच्छी शिक्षा का जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वो पूरा समाज है। तो उस शिक्षा को फंड करना ये सिर्फ स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाउ डू यू एंश्योर डाइवर्सिटी इन योर कैंपस एंड हाउ डू यू नर्चर द सेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द स्टूडेंट्स? कोई भी रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में एक इनोवेटिव इकोसिस्टम इवॉल्व नहीं होता। इनोवेशन ऑलवेज नीड्स सम रिमूवल ऑफ बाउंड्रीज। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। कैजुअल टॉक के एक और एडिशन में आज हम आपके साथ हैं। दोस्तों, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना जाने आप लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन आपने बार बार सुना होगा मैंने कहा है मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी एक टीचर की है। पिछले दिनों जब एक कार्यक्रम के लिए मैं सोनीपत के एक विश्वविद्यालय में था, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में, तो उस विश्वविद्यालय में मुझे कई अनूठी चीज़ें देखने को मिली और उसके बाद मैं लगातार इस बात की कोशिश में था कि इस विश्वविद्यालय के विषय में और इस विश्वविद्यालय के पीछे जो विज़न है उसके लोगों से शिक्षा के बारे में बातचीत कर सकें, क्योंकि उच्च शिक्षा को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर देयर आर सेवरल चेंजेस दैट्स गोइंग ऑन और इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फील्ड। सो टुडे नाउ वी आर एबल टू गेट the CEO of ऋषिहुड University, Mr. Sahil Agrawal, with you. So welcome, Sahil. Thank you so much. Thank you so much, Vivender. It's a pleasure to be here. Sahil, जब मैं विश्वविद्यालय में था, so I was given a general introduction about the administration and the way the university was functioning. I was expecting a very grey-haired, कम से कम 60-65 साल वाले व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी एजुकेशन को देने के बाद रिटायरमेंट ली हो और फिर सोचा हो। बट व्हेन आई मेट यू एंड मीटिंग यू अगेन, आई रियलाइज दैट यू आर अ वेरी वेरी यंग पर्सन। इस उम्र में ये इतना बड़ा बोझा आपने अपने सर पे क्यों लिया? तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड, एक्चुअली अभी तो मैं 33 इयर्स का हूं एंड आई स्टिल कंसीडर मैं कि मिड करियर में पहुंच गया हूं। जब मैंने शुरू किया था तब तो देन आई वाज ओनली 22। ओह माय गॉड। सो राइट नाउ आल्सो आई थिंक वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट टीम्स of a university. Universities in 20s, I mean, you're hiring people who almost all people are older than you and maybe even more qualified than you in terms of degrees. Yes, absolutely. तो हमारी एक्चुअली हमने जस्ट recently we did a calculation कि हमारी टीम की एवरेज एज क्या है, so it was just 33. So it's a very very young university team, youngest CEO, youngest vice chancellor. So we are very happy, energized zone. But background ये है कि जब मैं अपनी कॉलेज की शिक्षा के लिए गया, I went to IIT Delhi. मैंने वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और जब हम आईटी की तैयारी कर रहे थे तो हमें पता नहीं होता कि इंजीनियरिंग क्या होता है। बस हमें ये होता है कि एक बहुत अच्छी जगह जाना है पढ़ने के लिए, उसके लिए हम मेहनत करते हैं और वहाँ किसी ना किसी कारण से पहुँचते हैं, तो फिर पता लगता है कि ये क्या है और इसका पर्पस क्या है, इसके हम आगे क्यों करेंगे, इसमें हमारा मन लग रहा है क्या नहीं लग रहा। सो ऑल दोज क्वेश्चन स्टार्टेड हिटिंग मी एंड उसके साथ साथ मेरा थोड़ा सोशल एक्सपोजर बढ़ा। मैं वहाँ पे आसपास कुछ सोशल एक्टिविटीज से जुड़ा, पास में एक स्लम है वहाँ पे जाकर के पढ़ाने लगा। तो लगा कि शिक्षा का उद्देश्य तो जो है वो इस तरह से पूरा नहीं हो रहा, तो एक मन में इच्छा हुई कि शिक्षा में कुछ करना चाहिए। तो वो जो बीच था, फिर जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था बीटेक के बाद, तब अपने प्रोफेसर से, अपने फैमिली से, अपने मेंटर से बातचीत करी कि शिक्षा में क्या करना चाहिए आगे, अगर देश को हमने तरक्की पे ले जाना है। तो सब लोग कहते हैं कि शिक्षा एक उसका आधार है, पर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और उसके सोल्यूशंस क्या हैं। तो उस खोज में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। अरे वाह, ये इट्स फैसिनेटिंग। लेकिन क्या वास्तव में विश्वविद्यालयों की कमी ये कारण है शिक्षा में, या क्योंकि विश्वविद्यालय तो आप मानेंगे कि ठीक है और होने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय पर्याप्त है। दिक्कत तो ये है कि इन विश्वविद्यालयों से जो लोग निकल रहे हैं, बहुत बार तो ये आरोप लगाया जाता है कि वो एम्प्लॉयबल नहीं है, या फिर ये कहा जाता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनको कोई अर्थव्यवस्था, कोई इकोनॉमी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। So what exactly the status? Why, despite having education, correct? I'm talking about nationwide thing. Correct. Despite having education, good institutions or moderately good institution at least, हम लोग पर्याप्त employment
इन लोगों को नहीं दे पा रहे हैं? ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमें दिखता है कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, हर जगह कॉलेजेस हैं, फिर भी एजुकेशन की एक प्रॉब्लम है। जब इंडस्ट्रीज रिक्रूट करने चलती हैं तो हमें लोग नहीं मिलते जिनको हम हायर कर पाएं, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इंडियन इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिश हुई, आई थिंक आज से करीब 1 वर्ष पहले, जिसमें उन्होंने स्टडी किया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कैसे हैं। तो उसमें ये नजर आता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है लगभग 3%, 3.5%। ओह, स्टिल मैनेजेबल। जो लोग स्कूल तक पढ़ चुके हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है 15%। वो और जो लोग ग्रेजुएट्स हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है 29%। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। सिमिलर सर्वे इंडियन गवर्नमेंट ने किया, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने, उन्होंने भी इसी तरह का ट्रेंड पाया। ऑल्दो द नंबर्स वर लोअर, उन्होंने कहा कि लगभग 0.2% एम्प्लॉयमेंट और 0.3% अनएम्प्लॉयमेंट एंड 6% अनएम्प्लॉयमेंट एज वी प्रोग्रेस in our studies. So our education is making people unemployed. I mean, so it's a problem of graduate unemployment. ये जो एक टर्म यूज की जाती है, इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तविक में जो आवश्यकता है वर्कफोर्स में उससे मैच नहीं है। तो ये एजुकेशन की एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। एज अ टीचर आई टोटली एग्री विद इट, क्योंकि अगर आप मैं जिस दुनिया से आता हूँ, वे लोग जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके पास सरकारी नौकरी के पीछे भागने के अलावा, I mean, you know, I took those interviews and all. तो वे सारे के सारे लोग या तो चाहते हैं कि उनका एसएससी क्लियर हो जाए, या उनका यूपीएससी क्लियर हो जाए, या सम अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एज इफ उनकी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री उन्हें किसी और एम्प्लॉयमेंट के लिए योग्य नहीं बना रही। करेक्ट। तो मेरे लिए ये एक इंडिकेशन है, नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम इन अ कंट्री फॉर मी इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं तो वो क्यों तैयारी करेंगे उतनी ज़्यादा? It used to be 2 lakh a few years ago. Now it is 10 lakh appearing for the civil services UPSC examination. और मुझे लगता है इट्स लाइक अ नेशनल वेस्टेज ऑफ टैलेंट। अपने 22, 23, 24 साल की प्राइम यूथ में अगर हम 2-3 साल सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगा देंगे, आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टैलेंट। It is, and also interestingly, जब ये लोग एम्प्लॉयमेंट में चले भी जाएंगे तब भी उनकी अपनी डिग्री उनको इस एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ बहुत अच्छा बनाती हो ऐसा नहीं है। दे एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन बिकॉज उन्होंने उसके डिग्री के बाद की पढ़ाई से उस परीक्षा को पास कर लिया है। ऐसा नहीं है कि डिग्री वाली पढ़ाई दरअसल उनको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी एक आईएएस बनने में या दूसरी उसमें कोई मदद करती हो। लेकिन तो एक मेन मुद्दा जो है एजुकेशन का कि वो हमारे स्किल्स उस तरह के नहीं मिल पा रहे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है। दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम। सेकंड इज एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन जो है वो भारत के अपने कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है। एक तो जो हमारा सिस्टम है वो उस समय पे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो थोड़ा कंटिन्यूड होता है, पर फिर भी अभी जो हमारी समाज की, हमारे देश की, हमारी इंडस्ट्री की जो नीड्स हैं उसको हम कितना अपने एजुकेशन में उतार पा रहे हैं एज करिकुलम, वो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मार्क है। वो स्कूल में भी ट्रू है और हायर एजुकेशन में भी ट्रू है। और थर्ड, सारा का सारा फोकस फिर भी सिर्फ करियर्स पे है, बट हमारा एजुकेशन का पर्पस तो ये होना चाहिए ना कि हम लाइफ के लिए तैयार हो। अगर हमें कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है, चलिए इसे पकड़ने की कोशिश करें। ऑन द वन एंड यू आर सेइंग कि हमारी शिक्षा हमारे लोगों को रोजगार के लायक नहीं बना, लेकिन दूसरे ही वाक्य में आप कह रहे हैं वैसे शिक्षा का काम रोजगार के लायक बनाना नहीं है या कुछ और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है। हाँ, ये तो है ही ये नहीं है, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बेहतर मनुष्य बनना, क्रिटिकल थिंकिंग आना, इस तरह की चीजें आना भी चाहिए। So it is actually neither preparing for careers nor for life. Actually, it has to prepare for both. And what is your vision about it, and how do you believe this gap can be bridged? जी, तो हमें लगता है कि एजुकेशन के 3 मेन पिलर्स हैं। अगर ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को तो देन इट इज होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन की बात सब जगह हो रही है, तो उसका हमने एक बड़ा सिंपल एक 3 पॉइंट फॉर्मूला बनाया है। वन इज प्रोफेशनल सक्सेस, कि अगर हम एक पर्टिकुलर करियर के लिए तैयार हो रहे हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसकी जो प्रोफेशनल ट्रेड्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, कैपेबिलिटीज है, वो हमें आनी चाहिए। अगर हम एक डिजाइन फील्ड में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमें उसके स्किल्स आने चाहिए। अगर हम इंजीनियर बनने के लिए तैयार होते हैं वो हमें आना चाहिए। सेकंड स्किल्स वो होने चाहिए जो इंडस्ट्री को चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये हमें इंडस्ट्री के साथ मिलकर के डिजाइन करने हैं। इनफैक्ट ऋषियोड यूनिवर्सिटी में तो हम इस हद तक जाते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों को साथ में बुला करके उनको डिलीवर करते हैं। Why are we so interested कि आपका लेक्चर वहाँ पे हो? Because we want people who have that exposure to come and actually interact with the students, क्योंकि उससे वो एक माइंड खुलता है। Second is personal satisfaction, एक personal impact। सिर्फ एजुकेशन का ये पर्पस नहीं है कि हम प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो जाएं और पर्सनली एकदम हम कमजोर हो जाएं। इस पर्सनल क्वालिटीज से मेरा क्या मतलब है कि हमारी फिटनेस, इंक्लूडिंग आर फिजिकल फिटनेस, आर मेंटल इमोशनल फिटनेस। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ता ही जा रहा है। सुसाइड रेट्स आर इंक्रीजिंग, डाइवोर्सेस आर इंक्रीजिंग। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज एट सम पॉइंट वी आर इमोशनली बिकमिंग वीकर, और इसको इमोशनल रेजिलियंस को देना ये भी एक शिक्षा का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
एंड थर्ड इज पब्लिक इम्पैक्ट, विच मीन्स कि सिर्फ हमारे लिए नहीं है ये जो हम कर रहे हैं, अगर हम केपेबल हैं तो हम समाज की, देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो अगर हम प्रोफेशनल, पर्सनल और पब्लिक, इन 3 पिलर्स पे काम करेंगे, फॉर मी दैट इज होलिस्टिक एजुकेशन। और इस तरह से हम करिकुलम डिजाइन करते हैं अपने यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग एजुकेशन पर बात करें तो एग्जिस्टिंग एजुकेशन अगर हमारी इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति की कोई कमी रही होगी जी। There must be some systemic reasons why our education is the way it is, and it is not the way as you envisage it to be. तो what were the systemic challenges to it? एक तो there is just a issue कि हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है बहुत नया है भारत में, जो हमें अभी हमारे इंडिपेंडेंस के इतने वर्ष हुए हैं तो उसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देन देयर आर सर्टेन पब्लिक पॉलिसी इश्यूज विच आर स्लोली कमिंग टू द सरफेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो किसी ना किसी रैंकिंग या एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क से गवर्न होते हैं, NIRF, NAAC, NBA एंड ऑल्सो फॉरेन रैंकिंग्स। उनके सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स में जो भी चीज मेजर होगी वही चीज फिर डिलीवर होने लगेगी। सो इफ द मेजरमेंट इज रिसर्च पेपर्स, तो सब लोग रिसर्च पेपर्स की ओर फिर एक भेड़ चाल बनेगी, चाहे उसकी क्वालिटी कुछ भी हो। क्वालिटी क्या, उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई है, क्वालिटी एकदम खत्म हो गई है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जितने लोग पेपर लिख रहे हैं उससे कम लोग पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब उस सिचुएशन पे पहुंचते जा रहे हैं। आप आपस में मैं चूंकि एकेडमिक से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि जब आप पेपर लिख रहे हैं तो उसमें नॉर्मली आप जिन 4 लोगों को भेजते हैं वही 4 लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटीज ने या इंस्टीट्यूशंस ने इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल देने की बजाय पेपर राइटिंग को प्रायोरिटी दी। तो वो एक सिस्टमिक फ्लॉ के कारण हुआ, क्योंकि हमने एक्रेडिटेशंस में और रैंकिंग्स में उसको प्रमोट किया। अगर हम इस चीज को प्रमोट करते हैं कि आपके लोग इंडस्ट्री में जाने के बाद कितने टाइम तक परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी प्रमोट हो पा रहे हैं, सो देन वी वुड हैव प्रायोरिटाइज्ड दैट। अगर हमारा एम्फेसिस होता कि आपके कितने स्टूडेंट्स फिजिकली फिट हैं, तो वी वुड हैव प्रायोरिटाइज दैट। तो ये एक तरह का सिस्टमिक फ्लॉ है कि क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में एक सर्टेन चीज को मेजर किया जा रहा है तो वही चीज डिलीवर हो पा रही है। लेकिन अगर आप तो विश्वविद्यालय में हैं, और विश्वविद्यालय या इस तरह के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दे आल्सो बोस्ट ऑन नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स, कितनी की है हम लोगों ने, या फिर किस किस्म की डिग्री दे रहे हैं, डिग्रियों की नोमेनक्लेचर। डू यू बिलीव दैट आवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव नाउ बिकम मोर ऑफ अ फैक्ट्री which are luring in the name of placements and delivering only the paper degrees? Actually, अगर कुछ गिने चुने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं अपने देश में, तो उनका एटलीस्ट इतना तो आउटकम आ पा रहा है कि प्लेसमेंट अच्छी हो पा रही है, या फिर बच्चे वहां से एंटरप्रेन्योर निकल रहे हैं, या फिर एक ऐसा स्किल लेके निकल रहे हैं जिससे वो आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं। आई अप्रिशिएट दैट। आई थिंक उतना तो होना ही चाहिए, बट आई थिंक वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट। व्हाइल इट इज अप्रिशिएबल, इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। भारत और चाइना एक समय पे लगभग बराबरी के देश थे। चाइना ने अपनी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे आज हमें दिखता है कि चाइना टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में कितनी आगे निकल गया है। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। उन्होंने लगभग आज से 30-40 वर्ष पहले कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। एक प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 211। ये प्रोजेक्ट था कि वो अपनी कंट्री की 100 यूनिवर्सिटीज को 21वीं सदी के लिए तैयार करेंगे। इसका मतलब उनका करिकुलम क्या है, उनकी लैब्स क्या है, उनके रिसर्च क्या है, उनके प्रोफेसर्स क्या है, उसको वो डेवलप करेंगे। पैरेलली उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट 985। ये 1998 में उन्होंने लॉन्च किया, तो उसका नाम 985 रखा, कि हम अपनी 10 यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज बनने के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो एक एंड पे तो 100 यूनिवर्सिटीज को अगली शतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और 10 यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड में टॉप 10 बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसके लिए उनको लोग चाहिए, तो कहाँ से करेंगे? तो उन्होंने पैरेलली एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 1000 टैलेंट प्लान, TTP। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो भी दुनिया भर में अच्छे इनोवेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, स्पेशली जो चाइनीज ओरिजिन के हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको किसी ना किसी इंसेंटिव से वापस चाइना लेकर के आएँ और अपने इंस्टीट्यूशंस में उनको ऑनबोर्ड करें। तो उसके फीचर्स थे कि उनको जैसे ही वो आएंगे 50 लाख का एक ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा, 1 करोड़ का स्टार्टअप ग्रांट मिल जाएगा। ये करते करते उन्होंने 7000 लोगों को ऑलरेडी वापस चाइना बुला लिया है। आज हालत ये है कि चाइना के नंबर ऑफ पेटेंट्स दुनिया के हाईएस्ट है। द नंबर ऑफ पेटेंट्स चाइना फाइल्स इन अ ईयर, दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, and it is 3 times that of US. The kind of commitment you're talking, the kind of efforts by the governments you're talking about, because China spent considerable amount in terms of research, in terms of academics, education. हम तो एजुकेशन के बजट को 6% करने के लिए पिछले 70 साल से कह रहे हैं। एक समय कहा गया था कि 10% होना चाहिए, उसे घटाकर 6% कहा, और अभी हम 2% से भी नीचे जा रहे हैं। और इन रियल टर्म्स हमें एजुकेशन में स्टेट फंडिंग स्टैटिक दिखाई देती है।
अगर आप उसमें केवल इन्फ्लेशन को काउंट कर ले तो यू फाइंड आउट कि इस साल के बजट को भी अगर देखें तो लगेगा कि एजुकेशन का बजट आज से 3 साल पहले जितना था इफेक्टिवली उतना है. सो आई थिंक वी शुड एडमिट कि चाइना ने इतना किया है क्योंकि चाइना का इसको लेकर प्रतिबद्धता शायद ज्यादा थी. वो एक स्टेट फंडेड इकोनॉमी है, वो अफोर्ड कर पाए, उनका पूरा का पूरा उन्होंने एक वर्चुअस साइकिल बनाया जिसके कारण ये हुआ. हम भारत में उतनी शायद स्टेट फंडिंग अगर अवेलेबल ना हो तो भी भारत में प्राइवेट फंडिंग बहुत है, पर हमने प्राइवेट फंडिंग को एजुकेशन में फैसिलिटेट नहीं किया ताकि अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बन पाएं और जो बहुत हैवी इनोवेशन कर पाएं. क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि हमने सबको एक ढांचे में बांध दिया कि सब लोग अगर NIRF या NAC या NBA या उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं. तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी पॉलिसी ऐसी हो जो सबको फ्लेक्सिबिलिटी दे कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री रिलेवेंट लोग तैयार करें तो आप उस पर ध्यान दें. अगर आप चाहते हैं कि आप समाज के लिए वॉलंटियर्स और अच्छे सोल्जर्स तैयार करें तो आप उस पर ध्यान दें. अगर आप अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो आप पेपर पब्लिशिंग पे ध्यान दें. जब हम सबको एक ही मेजरमेंट में बांध देते हैं तो फिर इनोवेशन जो होती है वो थोड़ी रुक जाती है. और हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी थोड़ा एक बायस्ड उनकी तरफ जो है व्यवहार अपने सिस्टम में रखा है. चलिए ये शिकायत आने दीजिए, मुझे ये शिकायत सुनकर अच्छा लगेगा. बताइए कि सामान्यतः निजी विश्वविद्यालयों को जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय होते हैं उनकी तुलना में बेहतर माना जाता है, कमतर माना जाता है पहली बार, और उनके साथ अगर कोई आपकी भाषा में भेदभाव होता है तो वो भेदभाव कैसा है? जी, भारत में तो बहुत ही ज्यादा एक चोर की नजर से देखा जाता है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय मतलब ये लूटना है, कूटने की जगह है, और ये फेक डिग्री दे देंगे, पता नहीं इनमें जाएंगे तो कैंपस होगा नहीं होगा, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, प्रोफेसर होंगे नहीं होंगे. तो इस तरह की एक मान्यता है. तो ऑफ कोर्स जो अच्छे, मान लीजिए 20-30 अच्छे विश्वविद्यालय उनमें ऐसी मान्यता नहीं. और एक लार्जर परसेप्शन. Why this perception is there? Is it because there is some basis to it, or because I've seen, for example, I've visited not at least, I mean, अगर पिछले 1.5 साल में देखें तो मैंने कम से कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कम से कम 30-40 यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूशंस में मैं गया हूँ, और लगभग हर इंस्टीट्यूशन ने ये कहा है कि सर हमें अपने टीचर्स को रोकने में कि वो हमारे यहाँ रहें, इसमें बहुत ताकत लगती है. हम उन्हें तैयार करते हैं एक तरीके से, और जैसे ही उन्हें किसी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में मौका मिलता है वो झट से चले जाते हैं. जिसका मतलब है कि अभी भी फॉर द पब्लिक as well as for the teachers, faculty, government funded institutions are better in terms of the opportunities they are giving, stability they are giving, and ability to teach and other things. Why is it so? I mean, this perception, if it is true, why? And if it is not true, then why this perception is there? तो ये एक इंडियन फिनोमेना, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा है. इनफैक्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, जब हम विदेश में जाते हैं तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को बेहतर या कम से कम बराबर माना जाता है, और वो डिलीवर भी बेहतर या बराबर कर रहे होते हैं. जी, तो यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन ओवरऑल एक नया फिनोमेना है. इतने ज्यादा पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे भी नहीं, और जिस तरह से उनको सेटअप किया जाता है उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, और अगर हम उसको कैपिटल इंटेंसिव. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे बायस क्लियर होगा. हमारा विश्वविद्यालय हरियाणा में, अगर हरियाणा गवर्नमेंट को आज कोई नया विश्वविद्यालय खोलना हो प्राइवेट, तो प्राइवेट विश्वविद्यालय को पहले एक मिनिमम 20 एकड़ की लैंड इकट्ठी करनी पड़ेगी. 20 एकड़ की जमीन चाहिए, उसके बाद अरबों रुपया हो गया. उसके बाद 1 लाख स्क्वायर फुट एरिया कंस्ट्रक्ट करना है. उसके बाद गवर्नमेंट विल टेल अस वेदर दे वांट अस टू बिकम अ यूनिवर्सिटी और नॉट. तो इस यहाँ तक कोई एश्योरेंस नहीं है कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे. इट्स अ गैम्बल. तो ये जो ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट था वो क्या था? एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीच में स्कीम लॉन्च करी थी व्हिच वाज इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, जिसमें कुछ ग्रीनफील्ड इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट करने का उन्होंने प्रावधान रखा था. बट दिस इज नॉट द नॉर्म. ऑन द अदर हैंड, अगर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी कोई बन रही होगी, दे वुड अलाउ देम टू स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ रेंटेड कैंपस समवेयर एल्स. क्योंकि ऐसे जो प्रपोजल्स है हमारे पास भी आए थे कि वो हमारे कैंपस में अपनी कोई और यूनिवर्सिटी शुरू करके फिर पैरेलली अपना कैंपस बनाते रहेंगे. तो दैट्स अ सिग्निफिकेंट बायस, क्योंकि एक एंड पे हमें प्राइवेट फंडिंग डोनेशन इकट्ठी करके कैपिटल इंटेंसिव काम करना पड़ रहा है जो कि स्टूडेंट की क्वालिटी एजुकेशन में लगाया जा सकता था. ऑन द अदर हैंड, पब्लिक यूनिवर्सिटीज इनके पास ऑलरेडी फंडिंग है, उनको आप लीज पे स्टार्ट करके ऑपरेट करने का साहिल, हम लोगों ने अभी इस बातचीत में ट्रांजिशन कर लिया है जब हम एजुकेशन को, स्पेशली हायर एजुकेशन को, एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह देख रहे हैं. ठीक है, और चूंकि आप सीईओ हैं और आप उस कंपनी उस पूरे मैनेजमेंट को देख रहे हैं जो कि एक विश्वविद्यालय चलाता है, मुझे बताइए कि ये जो उच्च शिक्षा में निजी जो उद्यमिता है उसकी कितनी संभावनाएं भविष्य में दिखाई देती हैं आपको, और
इसका सक्सेस रेट क्या है? क्योंकि बहुत बार विश्वविद्यालय तो बहुत बड़े पैमाने पे दिखते हैं जी। लेकिन जब उनसे बात करें तो बहुत बार कई बार जो नए विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, वो लगभग लगातार परपेचुअली सर्वाइवल के लिए लड़ते दिखाई देते हैं। जी। कभी उनको पर्याप्त विद्यार्थी जी। नहीं मिलते, कभी जी। उनको अच्छे शिक्षक नहीं मिलते और इस तरह की समस्याएं उनके साथ लगातार आती हैं। What is your experience? What are challenges of entrepreneurship in the higher education? एक तो ये बहुत एक्साइटिंग डोमेन है, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग है इसलिए एक्साइटिंग भी हो जाता है। आई थिंक स्थिति बदल रही है और हम चाहते भी हैं कि हमारे से अगर हमारा मॉडल सक्सेसफुल होता है, जो कि हमें होता हुआ दिख रहा है, तो और लोग इंस्पायर होके, यंग लोग इंस्पायर होके इसको अपना एक एंटरप्रेन्योरियल करियर की तरह देखेंगे। हमारे को एक बड़ा अच्छा एक रोल मॉडल उदाहरण दिखता है बिट्स पिलानी, राइट। तो लगभग 100 वर्ष हो गए उसकी बिल्कुल नींव से लेकर के अब तक। वहाँ पर जिस तरह की एजुकेशन हो रही है, राइट, पूरा का पूरा एक प्राइवेटली फिलैंथ्रोपिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन है। वहाँ के फैकल्टी में ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमें अब जाकर के किसी स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन में चले जाना है। बच्चे एकदम टॉप क्वालिटी बच्चे आ रहे हैं। फिर कुछ समय बाद ISB का एक उदाहरण दिखता है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। आज वो इंडिया का मैनेजमेंट का टॉप इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, ये टोटली पॉसिबल है। बस ये है कि हमें the examples you quoted are very high capital thing very high, and as you said philanthropic, क्योंकि एक समय में मैं इस सवाल को विश्वविद्यालय, जब मैं UPSC के इंटरव्यूज लेता हूँ और कोई भी पेट्स से कोई बच्चा आता है तो मैं इस सवाल को बार बार पूछता हूँ कि एक समय में हमारे उद्योगपति जो थे वो अपनी इसे सामाजिक जिम्मेदारी मानते थे कि वे अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करने में करते थे। हमने टाटास को देखा, टेस्ट बनता है और दूसरे इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च बनता है। हम बिरलास को देखते हैं, BIT बिट्स पिलानी बनता है, इवन दो बिरला का दूसरा ग्रुप BIT मेसरा को खड़ा करता है। एंड दीज आर इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने हाई कैपिटल खूब पैसा लगाया लेकिन फिलैंथ्रोपिक थे। लेकिन अब जाहिर है कि ये अपेक्षा करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मैं इससे सहमत नहीं रहूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि अब तो भारत की जो इनकम और सेविंग्स हैं और जो कैपेसिटी टू डू फिलैंथ्रोपी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब जाकर के ऐसे लोग हैं जिनके पास 500, 1000 करोड़, 2000 करोड़ और इससे ज़्यादा एक संपत्ति है। पहले तो ये गिने चुने लोग थे। क्योंकि अब ऐसे लोग हैं तो ये अपेक्षा हमारी होनी चाहिए समाज की कि वो लोग इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाएं, और थैंकफुली अब बना रहे हैं। हमारा रिश्यूट पूरा का पूरा इसी तरह से फिलैंथ्रोपिकली फंडेड है। अब हमें और एग्जाम्पल्स इस तरह के दिखते हैं जो ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा का जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वो पूरा समाज है। तो उस शिक्षा को फंड करना ये सिर्फ स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन को बिना फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट के चलाना काफ़ी कठिन है। तो मैं तो ये इंकरेज करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट्स को आगे आना चाहिए और अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि उसका जो आउटकम होगा वो सबको बेनिफिट करेगा। ऐसा करने के लिए जाहिर है राज्य लगता है। I mean, you understand public policy. I mean, हम लोग जानते हैं कि ये काम कि since it's a state's society's responsibility and society deputes state to do it. But you're saying that apart from state, क्योंकि state's efforts are not enough, we need to have parallel efforts from the philanthropy also. अभी अगर इस ये entrepreneurship वाले हिस्से पर बात जारी रखें तो higher educational institutions अपने आप में, जैसे for example your university, अपने आप में एक entrepreneurship का effort है। Correct. बट एट द सेम टाइम इसकी भी जिम्मेदारी है कि इनके स्टूडेंट्स में भी इस किस्म की स्किल्स आए कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने, क्योंकि ये तय है और मैं बात अलग अलग मंचों से ये कहता रहा हूं कि सरकारें सबको नौकरी नहीं दे सकती। इसका मतलब है कि जिस जगह पर आप हैं वहां से वो स्टूडेंट निकलने चाहिए, वो आर एबल टू डू देयर ओन स्टार्टअप्स एंड देयर शुड बी एन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम उनको इन विचारों के लिए सपोर्ट करे और थोड़ा सा कुशन भी दे, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें फेलियर्स होंगे। हम जानते हैं 1%, 2% का सक्सेस रेट होता है, लेकिन अब इससे डरकर अगर विद्यार्थी स्टार्टअप्स नहीं करेंगे तो बड़ी चिंता हो जाएगी। तो व्हाट डू यू बिलीव एंड व्हाट इज इन जनरल योर अप्रोच इन द इंस्टीट्यूशन टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप? आई टोटली एग्री। साल में लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ से उनको एक कॉलेज से निकल करके एम्प्लॉयमेंट की खोज है। तो आप कह रहे हैं कि सरकार सबको जॉब नहीं दे पाएगी। मैं कहूँगा इंडस्ट्री भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए उतनी जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही। एंड भारत का जो इकोनॉमिक कल्चर है दैट इज मोर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। वो एक फैमिली बिजनेस पर आधारित एक इकोनॉमी हमारी बनी हुई है। तो इसमें तो हमें और ज़्यादा आवश्यक है कि हम बच्चों को एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ ट्रेन करें, ताकि उनको रिस्क लेना जो है वो
और ईजी लगने लगे। तो हमने तो पूरा का पूरा जो कल्चर है ऋषियोड में वो इस तरह का बनाया है। अब इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। When students come to the campus, we give them a 10,000 rupees opening balance for financial markets. अब इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग सिखा रहे हैं? तो ऐसा देखा जा सकता है कि हम उनको गैम्बल करना सिखा रहे हैं, बट ये गैम्बल नहीं है, ये उनका एक पैसे को लेकर के कंफर्ट बनाने का एक माध्यम है, so that they should not start feeling that fear with money. They should become very comfortable with the idea of losing money and gaining money. तो अगर हमने यूथ उनके कॉलेज टाइम में उनको ये माइंडसेट दे दिया, they will be very comfortable eventually with the idea of entrepreneurship. Then we have our own $5 million, लगभग 50 करोड़ का हमारा अपना एक वेंचर फंड है, which is for the startups of our students, our alumni, our faculty. उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको यूज करना भी स्टार्ट कर दिया। तो हम उनको सिर्फ ट्रेन नहीं कर रहे, हम उनको सिर्फ इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं दे रहे, सिर्फ प्रैक्टिकल इंटर्नशिप पे नहीं भेज रहे, बट अगर उनके पास एक अच्छा आइडिया तो एक्चुअली फंड भी कर रहे हैं। और जब ये चीज़ एक रोल मॉडल्स बन जाती हैं तो फिर बाकी लोगों को भी लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करने की ओर बढ़े। फाइनली वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे नहीं बनेंगे ये बहुत सारी दूसरी परिस्थितियों पे भी डिपेंड करेगा, बट एटलीस्ट वो माइंडसेट होगा तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कंपनी में भी बढ़ जाएगी। क्योंकि हर कंपनी को अगर आपको अपने साथ कोई टीम में अपने जोड़ना है तो आपको चाहिएगा कि वो व्यक्ति थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल सोचे, राइट, अपना काम की ओनरशिप खुद ले। तो वो एक माइंडसेट है जिसकी ट्रेनिंग हमें कॉलेज टाइम में करनी है। अगर हम स्पून फीड करते रहेंगे कि अभी आप ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर 4th ईयर में आ गए, अभी आप हमसे CV बनवा लो, फिर आप GD की तैयारी कर लो, फिर हम आपको एक प्लेसमेंट का इंटरव्यू कर देते हैं, तो बच्चे का जो पूरा का पूरा माइंडसेट है वो इस तरह से होगा कि मेरे को चीजें मिलती जाएंगी, तो वो एक जॉब के लिए तैयार हो रहा है। बट हमें उसको एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लिए तैयार करना है। तो उसको कहना है कि नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है। तो हम बच्चे से ये नहीं पूछते कि ये कंपनी आ रही है, हम इसके लिए तुम्हारा CV बना देते हैं। हम पूछते हैं तुम्हारा CV कहाँ है, फिर हम पूछते हैं तुम्हारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी है, फिर हम पूछते हैं तुम्हें कौन सी तरह की कंपनीज में जाना है, फिर हम पूछते हैं उसके लिए तुमने अप्रोच किसको किया है। सो वी आर एवरी टाइम वी आर हेल्पिंग देम टेक द नेक्स्ट स्टेप, बट वी आर नॉट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप फॉर देम, वी आर एनेबलिंग देम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। इससे वो एक ओनरशिप डेवलप हो रही है। But thank you. You mentioned that there are several factors which will finally decide कि बच्चा कहाँ जाए। जी। You may train them, जी। but at the same time there are several external factors working on it, and that leads to my favorite area, which is like assuming that everybody has equal opportunity in our society is unfair. सच्चाई ये है कि हमारे विद्यार्थियों में उनकी सोशल कैटेगरीज, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी और दूसरे जो सर्कमस्टेंशियल चीजें हैं वो भी क्या वो ही कई मायने में तय करती हैं कि विद्यार्थी कहाँ जाएगा। उनकी जाति हो सकती है, उनका धर्म हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, वो आदिवासी हैं या नहीं ये हो सकता है, उनकी भाषा का मीडियम, उनका वो हिंदी मीडियम से आते हैं या अंग्रेजी मीडियम से आते हैं। And we all, as a teacher I'm aware, I'm sure as an administrator you're also aware कि हमारी सोसाइटी में ये डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। How do you ensure that in your institution, one, there is enough diversity, जो कि एक important factor है सब तरह, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास तो ये सुविधा अपने आप ही होती है क्योंकि उनकी फीस कम होती है, उनके यहाँ रिजर्वेशन बड़े पैमाने पर होता है कि एक तरह से इंश्योर हो जाता है, स्टेट इंश्योर करता है कि डाइवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में मिल जाए, एक रीजनेबल डाइवर्सिटी मिल जाए। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हाउ डू यू इंश्योर डाइवर्सिटी इन योर कैंपस एंड हाउ डू यू नर्चर द सेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द स्टूडेंट्स? तो एक तो मुझे लग रहा है कि अब एटलीस्ट एक्सपोजर जो है यूथ का वो इतना हो गया है कि वो इन फैक्टर्स को ओवरकम करके अपनी डेस्टिनी खुद से बनाने के लिए पहले से ज़्यादा सक्षम है। और अगर हम रिसेंटली जिन लोगों ने अपने अच्छे स्टार्टअप्स बनाए हैं तो हमें दिखेगा कि वो बहुत अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ऐसा कुछ उनका परिवार का ये नहीं था कि उनके फादर के कारण या उनके पेरेंट्स की वेल्थ के कारण उन्होंने बनाए। तो आई थिंक द एग्जाम्पल्स, द रोल मॉडल्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। अब इसको हम अपनी पुरानी डिस्कशन पे ले चलते हैं, व्हाई इज फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट नीडेड। वो इसलिए आवश्यक है कि नहीं तो इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस वो टोटली इनएक्सेसिबल और एलीट इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे। Yeah, that's what the biggest worry is. You have, I cannot name the university, but you know, if you have an undergrad program which has 25 lakh as fee and there's no additional support, then I mean ये अपने आप में एक फिल्टर है जो इंश्योर करेगा कि एक पर्टिकुलर तरीके के लोग ही वहां पहुंचेंगे। करेक्ट। So we have institutionalized a Bharat 100 scholarship, जिसका पर्पस ये है कि at least 100 students every year will get scholarship ranging from some percentage to 100%। और ये सारा का सारा जो सपोर्ट है ये philanthropist से आ रहा है और ये उन्हीं स्टूडेंट्स को जाता है जिनको उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज अदरवाइज दे वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड अ हाई क्वालिटी प्रोग्राम।
तो अगर इस तरह का philanthropic support But और institutions philanthropy will take care of one kind of exclusion, जी. which is financial, जी economic exclusion. Correct. But there are certain other exclusions in society. Correct. And for example, girls, correct their access to higher education is limited जी. because of social जी. factors. जी. And there are other social categories. जी. For example, disabled. Right. How do you manage about it? So I think that's a larger social change, क्योंकि इसमें तो अवेयरनेस इज अ बिगर फैक्टर, क्योंकि हमारे पास उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप है, सुविधा है, पर फिर भी अगर उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है तक पहुंचना. लेकिन फॉर एग्जांपल, इज योर कैंपस डिसेबल्ड एक्सेस? करेक्ट. एक्सेस है कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं? राइट. सो इन दोज मैटर्स वी आर वेरी कॉग्निजेंट, क्योंकि हमारे बोर्ड, 2 of our founders are themselves physically disabled, so उन्होंने हमें sensitize किया, and all the entire campus is designed in a way that if a person with physical disability is there, they will not feel they will be able to manage, but जो otherwise social indicators के कारण अगर किसी का higher education में participation कम या ज़्यादा है, I think that requires some more efforts, and we are participating in those efforts, but it will take some time. Thank you, Sahil, for saying it. You actually mentioned about how just getting job is not the criteria. एक स्टूडेंट को, एक यूथ, मतलब जो हमारा यूथ कम्युनिटी है, उसको हैप्पियर होना चाहिए, उसको उसके अंदर एक तरह का अपनी सेंस भी, अपनी खुशी की सेंस भी होनी चाहिए. एंड ऋषिहुड नाम भी मुझे तो कई बार ये बताता है कि इट टॉक्स अ लॉट अबाउट इनसाइड थिंग. मुझे बताइए कि हाउ डू यू इनकलकेट दीज वैल्यूज? आई मीन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे सक्सेसफुल होंगे, वो बात की बात है. Correct. लेकिन इंसान होने के नाते वह कैसे सोचना चाहिए, कैसे महसूस करना चाहिए, कैसी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, खुद को खुश कैसे रखना चाहिए, ये सब सिखाने का क्या आपके यहाँ इंतजाम है? और दूसरा, आपके यहाँ तो छोड़िए, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसको लेकर? तो स्वामी विवेकानंद has been like a philosophical inspiration, और उन्हीं के lectures में से, उन्हीं के philosophy में से we took this word ऋषिहुड, which is like the state of being a ऋषि. अब ये ऋषि is someone जो अपना full potential achieve करने की ओर जा रहे हैं या कर चुके हैं. तो अगर हम सिर्फ जॉब्स के पीछे अपना एजुकेशन डिजाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि जॉब्स हैं जो बड़ी जल्दी चेंज हो रही हैं. हम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जॉब्स क्या होंगी, बट हम ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा, हमें एक रेजिलिएंट होना पड़ेगा, हमें हैप्पी होना पड़ेगा, हमें फिट होना पड़ेगा. तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये कोर पार्ट ऑफ एजुकेशन है, ये पेरिफेरल नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें लगे तो हम ये भी कर लें, हमें ये करना ही करना है. दैट इज माई पर्सनल बिलीफ व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन. अब हम क्या कर रहे हैं? सो वी आर अ फुली रेजिडेंशियल कैंपस, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई डे बोर्डर्स नहीं है, सब लोग कैंपस में रहते हैं. तो उससे ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, इट बिकम्स वेरी इजी टू क्रिएट अ स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस कल्चर ऑन कैंपस. तो बच्चे हमारे बड़े एक्टिवली अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं. वो पार्ट ऑफ द करिकुलम भी है, मतलब उनको वीक में एटलीस्ट 2 hours तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना ही करना है. देन वी हैव अ अंडरग्रेजुएट करिकुलम जो हमने बनाया अपना अंडर ग्रेजुएट्स के लिए. उसमें फर्स्ट ईयर में वी हैव अ कोर्स कॉल्ड सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसमें हम सेल्फ एंड सोसाइटी. तो द आइडिया ऑफ दैट कोर्स इज टू अंडरस्टैंड हु एम आई, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में हूँ. तो इसमें फ्रॉम मेडिटेशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ योगा टू अ सर्टन मेडिटेटिव प्रैक्टिस टू प्राणायाम टू अंडरस्टैंडिंग आसपास का कल्चर क्या है, हम किस समाज से आते हैं, किस समाज में हम ऑपरेट कर रहे हैं. दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट ईयर करिकुलम इटसेल्फ. और ये कोई ऑप्शनल कोर्स नहीं है, दिस इज एवरीवन गोज थ्रू दैट. How do you ensure that it is not focused on one kind of religious education thing? So it's not a course on religion. It's a course on understanding the self. Right. Meditation is not a course on religion. True. It's going deeper and calming our mind. So that is what we introduce them to. And students from all religions happily. Everyone. अभी तक we've not seen any objection because there is nothing to object. मतलब if we are making someone healthier and fitter, what is the objection? अगर सब लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उसमें there is nothing to find objectionable. But have you taken elements from all religions in that particular education? We don't check. मतलब हमारा कोई कोटा नहीं है कि इतने % इसके होने चाहिए, इतने % इसके होने चाहिए. We decide only based on the merit. नहीं, but that is on the students. Students. But how about the course curriculum? Are you
conscious, careful, that it has to be inclusive in terms of communities? It's a course on yoga. So yoga, by definition only comes from the Indian scriptures. So अभी और किसी civilization ने या community ने योगा के ऊपर लिखा नहीं है. So we can't draw any source. So it will depend on the if it's a course on accounting, we'll have to necessarily draw from what some European thinkers have done or some American thinkers have done. So depending on the nature of the course, we check कि उस course उस domain की history में किन लोगों ने contribute किया, and we try to bring the best into that course. Then there is I'll give you some more examples. There is a thing that we do called 100-kilometer walk. Okay. तो हमें 2 दिन में 100 किलोमीटर चलना होता है. तो एक 50 किलोमीटर, फिर रात को रुकते हैं, फिर अगले दिन 50 किलोमीटर. अब ये लगने को लग सकता है कि ये तो बड़ा अटपटा सी चीज है, ये लाइफ में हमें कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इट इज नॉट टू क्रिएट अ हॉबी कि हमें हर साल 100 किलोमीटर चलना है. इट इज टू बिल्ड अ रेजिलियंस कि मेरे को एक चैलेंज दिया गया, मेरे माइंड ने कहा कि ये चैलेंज मैं नहीं ले पाऊंगा, बट आई ओवरकेम माई माइंड एंड फुलफिल्ड दैट चैलेंज. जब हमें एक चैलेंज को ओवरकम करने की आदत पड़ जाती है तो हम फिर लाइफ में किसी भी तरह का चैलेंज ओवरकम करने के लिए दौड़ते हैं. तो उस तरह की प्रिपरेशन जो बियॉन्ड जॉब्स प्रिपरेशन है, दैट इज समथिंग वी फोकस ऑन. वी हैव आवर ओन ऑर्गेनिक फार्म ऑन कैंपस which again feeds into a healthy dietary lifestyle. तो ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम एक होलसम ह्यूमन बीइंग तैयार करने का प्रयास करते हैं. ग्रेट. सर, बिफोर वी रैप अप, मुझे ये जो सेल्फ एंड सोसाइटी वाला आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है. फॉर अ मोमेंट assume that you are a student of the same course, and if I have to ask you कि आप इस सवाल का क्या उत्तर देंगे कि who am I, what am I, what is your understanding about this self? My own, yes. as a student. If you are a student of the same course. जी. I would say I am still a work in progress. मेरे को जानने की इच्छा तो है मैं कौन हूँ, बट मुझे कभी लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कभी लगता है कि मैं एक बेटा हूँ, कभी लगता है कि मैं एक दोस्त हूँ. But really, who am I? I really would like to understand more. This is interesting. And Sahil, we have discussed many changes that are possible in the higher education, and we have discussed all through. But suppose they are constant and there is just one change you are allowed to make in the higher education. What it would be? I think we would further deregulate. So what I mean by that is, कोई भी regulated environment में एक innovative ecosystem evolve नहीं होता. Innovation always needs some removal of boundaries. Education में भी बहुत सारे constraints हैं, जैसे कि किस तरह के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में एंट्री मिलेगी. तो उसका कंस्ट्रेंट है कि वो 12वीं से ग्रेजुएट होना चाहिए. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ब्राइट स्टूडेंट्स 12वीं से ग्रेजुएट हो, राइट. एक कंस्ट्रेंट है कि सारे प्रोफेसर जो है वो पीएचडी होने चाहिए. अभी वो थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव हो रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनको पढ़ाने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो या उनका माइंड सेट हो वो सब पीएचडीज हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत अच्छा पढ़ाना आता हो और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना आता हो उसके पास 20 एकड़ की लैंड हो. तो इस तरह की जब रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो इनोवेशन होने की संभावना कम होती रहती है. तो आई वुड माई इफ आई वाज लेट्स से इफ आई वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, I would want to deregulate further and further and give the accountability at the most local level as possible. अभी क्या बहुत सारी चीज़ें सेंट्रल से बनती हैं और वो फिर जितने ज़्यादा लेयर्स ऑफ हायरार्की होंगी उतनी ज़्यादा उसमें सिस्टम में इनएफिशिएंसी आती रहती है. मैं इसका एक और आपको उदाहरण देता हूँ फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन. हमें दिखता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो किस हालत में, राइट. इतना सारा तो जो हमारा समाज का मे बी easily 70-75% of the population is going into government education and they are in a very very poor state of affairs. जो खर्चा गवर्नमेंट पर स्टूडेंट एक गवर्नमेंट स्कूल में कर रही है उतने में एक डिसेंट क्वालिटी प्राइवेट स्कूलिंग हो जाती है. दिस फिगर बाय मोस्ट एस्टिमेट्स इज अराउंड 50-55,000 रुपीज पर एनम. इतने में एक डिसेंट बजट अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूलिंग हमें मिल जाएगी और उसका जो क्वालिटी है दैट इज मच बेटर देन अ गवर्नमेंट स्कूल. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बेकार होता है. हमारे जो सरकार के पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो अच्छे चल रहे हैं, बट वहाँ पे इतनी बड़ी लेयर ऑफ हायरार्की नहीं है कि सेंटर से कुछ डिफाइन होगा, फिर स्टेट में आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में आएगा, फिर स्कूल में आएगा. कॉन्ट्रास्ट में अगर आप अमेरिका के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम देखेंगे स्कूल का, इट्स वर्किंग वेरी वेल क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सारा का सारा जो अथॉरिटी है वो लोकल स्कूल बॉडीज को दी हुई है. There was for example this experiment was there in Delhi earlier. The municipal government used to have some regulations, so they used to have their own school.
बट ये भी सच है कि हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल सबसे अच्छे होते हैं, स्टेट स्कूल उससे कमतर होते हैं, और म्यूनिसिपल स्कूल्स की क्वालिटी सबसे घटिया होती है। क्योंकि सेंटर और स्कूल के बीच में और कोई लेयर नहीं है, सीधा सेंटर ही उस स्कूल को मैनेज कर रहा है, राइट? तो जितनी कम लेयर्स होंगी उतना उसका मैनेजमेंट बढ़ जाएगा. सो माय होप इफ आई हैव टू मेक वन चेंज इज डीरेगुलेट एंड गिव पावर मोर एंड मोर एट द decentralized level. I think that will significantly change or transform the way education is happening in this country. Okay, Sahil, it was wonderful talking to you. Last words. I mean, what would you, what advice you would like to extend to youngsters? Advice नहीं है, it's I think a call to action या call to duty कि भारत एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है जहाँ पे if most of our things are in place. We have a stable and growing economy. We have a stable polity. Democracy should not be taken for granted. We have a young demography. We have good, geopolitical relations. One of the main missing links in India's development journey is our education. और एक कंट्री की ग्रोथ में हर टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे डोमेन्स होते हैं जिसमें it attracts the best youth of that country to work in that. Probably technology is that domain right now. Probably earlier one time it was independence struggle. बीच में हो सकता है science and space missions वगैरह वगैरह बने. If today the most driven youth of our country can choose education as their career, that would be my ultimate wish, and that is my request from young people who are watching this show, that choose education as your career. Well, thank you, Sahil. Thank you very much for these wonderful words. और हम लोगों की तरफ से, प्लीज सिट डाउन की पूरी टीम की तरफ से, कैजुअल टॉक में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम श्योर दिस हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कई सारे जो उनकी आशंकाएं और सवाल हैं उनके उत्तर उन्हें इस बातचीत से मिले होंगे. आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. I thoroughly enjoyed it.